जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें वो आस्ता-आस्ता वो आ जाएँगे बाकी स्टूडेंट भी। अब इसको शुरू करते हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा आज का भी लेक्चर थोड़ा-सा लंबा और इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर कल आपको याद होगा कि हमने जो है वो शुरू किया था रजिस्टर के हवाले से। हमने बात की थी कि ये रजिस्टर जो है बुनियादी तौर पर ये क्या होते हैं, तो ये हमने उसमें ये डिसाइड किया था। हमने कहा था ये बड़ी हाई स्पीड की मेमोरीज़ होती हैं इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर के अंदर जो बड़ी हाई स्पीड की मेमोरीज़ होती हैं। इन द फॉर्म ऑफ चिप की शक्ल में जो होंगी और जो है वो आपको ये चिप जो है वो नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। तो ये चिप की शक्ल में होंगी और जिसके अंदर हम जो है वो आम तौर पर क्या स्टोर करते हैं, वहाँ पे डाटा स्टोर होगा जो उसके ऊपर हमने काम करना है। वहाँ पे जो है वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगी जिसके ऊपर हमने अमल करवाना है और उसके अलावा कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा डाटा जो भी हमने ज़रूरत के मुताबिक जो डाटा हमने लेना होता है, वो सारा का सारा उसमें होगा। इसमें कोड्स भी होंगे और दूसरी चीज़ें भी मौजूद होंगी। तो बारह ये हमने कहा था कि ये रजिस्टर कहलाते हैं। तो ये रजिस्टर जो है ये बुनियादी तौर पर जो है वो सीपीयू का बड़ा ही किस्म का अहम किस्म का हिस्सा होता है। और ये भी हमने इसमें ये देखा था कि रजिस्टर जो है अगर उसकी हम बात करें तो ये जो है ये फास्टेस्ट जो है वो मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर। अब देखिए मेमोरी कौन-कौन सी होती है, हमने ये बात कहा था, इसमें इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी दोनों होती हैं। इंटरनल मेमोरी के अंदर रैम आ जाता है, रोम आ जाता है, हार्ड डिस्क फिर एक्सटर्नल मेमोरी में हार्ड डिस्क आएगा, दूसरी चीज़ें आ जाएगी। तो इन अगर हार्ड डिस्क हो पड़ी हुई हो, रैम पड़ी हुई हो, फिर आपके पास फ्लैश आपके पास है, वर्चुअल मेमोरी आपके पास मौजूद है, इसके अलावा कैशे आपके पास पड़ी हुई है और उसके अलावा रजिस्टर पड़ा हुआ है, तो इसमें सबसे फास्टर जो है वो कौन-सी है? रजिस्टर है। तो रजिस्टर चूँकि ये क्यों फास्टेस्ट है, तो इसका जब सबसे अच्छा जवाब जो ये है, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर ही मौजूद है और उसका डिस्टेंस बड़ा थोड़ा होता है, जबकि इसके मुकाबले के अंदर देखा जाए तो कैशे जो है वो भी वो थोड़ी-सी जो है वो प्रोसेसर के थोड़े-से फासले के ऊपर मौजूद होती है। लेकिन चूँकि ये उसके अंदर ही है अलबत्ता हमने ये भी कहा था कि L1 कैशे, L2 कैशे भी प्रोसेसर के अंदर होती है, लेकिन ये जो रजिस्टर है, ये बिल्कुल उसके पास है। ये जो सीपीयू जो कंट्रोल यूनिट है, उसके बिल्कुल पास है, लिहाज़ा ये सबसे फ़ास्टेस्ट होगा, ठीक है? थोड़ा-सा फ़र्क तो कैशे और इसके अंदर ये होगा कि ये कैशे की निस्बत थोड़ा-सा फ़ास्ट होगी। ये आम तौर पर इसलिए वजह से हमने कहा कि ये बड़ी हाई स्पीड की मेमोरी होती हैं, जिसके अंदर आम तौर पर जो है वो हम जो है वो इंस्ट्रक्शन डालते हैं, इसके अंदर डाटा होगा, उसके अंदर जिस डाटे को प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका रिज़ल्ट निकलेगा, वो इसके अंदर आ जाएगा। अगर इसकी साइकिल की बात करें, कि साइकिल इसका क्या होगा? तो सबसे पहले जो डाटा आपका होता है, वो किसके अंदर होता है आपका? वो आपका हार्ड डिस्क में होता है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से डाटा आपका लोड होता है रैम के अंदर जिसको जो है वो हम जो है वो मेमोरी कहते हैं, जो इंटरनल मेमोरी कहते हैं। वहाँ पे डाटा जो है वो आपका लोड होगा और वहाँ से डाटा आपका चला जाता है किसके अंदर? जो है वो कैशे के अंदर और कैशे के बाद आगे जो है वो प्रोसेसर के अंदर आता है। उसी तरीके से जब प्रोसेसर में वो डाटा जो है वो कैलकुलेट होगा, तो वो प्रोसेसर कैलकुलेट होने के बाद दोबारा कैशे के अंदर आएगा और कैशे से फिर जो है वो रैम में आएगा और रैम से आगे जो है वो हमने जिसको आउटपुट पे भेजना हो तो वहाँ पे भेज देते हैं और अगर उसको जो है वो स्टोर करना हो तो उसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये एक किस्म का सर्कल है अगर देखा जाए तो फिर क्या होगा जो मेमोरी से जो है वो जो एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरनल मेमोरी में आएगा डाटा, वहाँ से डाटा आपका कैशे में आएगा और कैशे से जो है वो सीपीयू के अंदर आएगा और सीपीयू से अगर उसको रिवर्स कर लें तो फिर क्या होगा हमारा पास जो है वो सीपीयू से डाटा जो है प्रोसेस होने के बाद कैशे में आएगा और कैशे से डाटा जो है वो आपका जो है वो रैम के अंदर जिसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं वहाँ पे आ जाता है और वहाँ से डाटा आपका जो है वो फिर जो है वो या तो आउटपुट पे हम उसको डाल देते हैं देखने के लिए या उसको हम जगह चाहे स्टोर करना चाहें तो स्टोर करते हैं इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ साइकिल डाटा फ्लो ऑपरेशन जिसको हम आमतौर पर कहते हैं डाटा फ्लो हमारा जो है वो कैसे होगा तो ये चीज़ उसके अंदर ये मौजूद थी। तो अच्छा उसके बाद हमने ये बात की थी कि रजिस्टर बुनियादी तौर पर जो है ये एक किस्म का ये जो उनके खास काम होते हैं स्पेशल पर्पस जो है वो मेमोरीज़ होती हैं जिनके ख़ास मकासद जो है होते हैं और ये आम तौर पर जो है वो डाटे को होल्ड करते हैं, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करते हैं, जो उसके अलावा जो डिकोडिंग और एग्ज़ीक्यूट इंस्ट्रक्शन होती है उसको होल्ड करते हैं और फिर उसके अलावा टेम्परेरी जो है वो डाटा जो है वो आम तौर पर ये होल्ड करते हैं। इसके मुख्तलिफ साइज़ेज़ होते हैं, जो आपकी जो ये रजिस्टर होते हैं, 2 का, 4 का, 8 का, 32 बिट का, ये 32 तो आजकल बड़े लेटेस्ट कंप्यूटर के अंदर आ गया है। ज़्यादातर जो है ये 2, 4, 8, 16 तक ये तकरीबन ये ज़्यादातर जो है वो होते हैं। 128 तक भी जो है वो जो है वो सिस्टमों के अंदर जो है ये चीज़ जो है ये मौजूद होती है इसके अंदर।
ठीक है। दोबारा आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर 16 है, ये अगर आप उसमें देखेंगे तो इसमें कहा कि स्मॉल स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द सीपीयू जो है ये रजिस्टर करते हो, ये दीज आर द हाई स्पीड मेमोरीज और दीज आर यूज्ड टू स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शन जो है वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान ये प्रोग्राम को ये स्टोर करती है इसको। यानी रजिस्टर जो है यूज द स्पेसिफिक पर्पस, हर रजिस्टर का खास पर्पस होता है। अब इसके अंदर हमको याद होगा कि हमने कल इसमें देखा कि तीन तरह के रजिस्टर जो हैं वो हमने तकरीबन थोड़े से इसको डिस्कस किया था। नंबर 1 इसके अंदर हमने कहा था कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जिनके ख़ास मकसद है ना, वो ख़ास मकासद के लिए इनको बनाया गया है। इस पर इनको इसके अंदर जो है नंबर 1 इसके ऊपर हमने कहा था पीसी रजिस्टर है। पीसी रजिस्टर में हमारा क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जिसको हमने नाम दिया था। फिर हमने कहा था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और इसके अलावा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, फिर इसके अलावा जो है वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है, एसपी जिसको कहते हैं आमतौर पर एसपी स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो इसको कहते हैं। तो इसके अंदर जो अगर आप इसमें बात करें हम जो है वो जो सीपीयू जो है जिनको हम यूज़ करते हैं, आपके फिगर भी आपको नज़र आ रही है ये वाली चीज़। इसमें रजिस्टर जो है वो आपको ये नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, और रजिस्टर ए है, रजिस्टर सी है, रजिस्टर बी आपको नज़र आ रहा है। फिर इसके अलावा इसमें जो है वो आमतौर पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, पीसी जिसको कहते हैं एड्रेस जो है वो इसमें रजिस्टर है। फिर इसके अलावा दूसरी चीज़ है, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपको ये दूसरे शक्ल के अंदर ये आपको नज़र आएगा जो रजिस्टर के। दोबारा इसके अंदर ये सीपीयू के अंदर ये सारे रजिस्टर जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या करेगा, इसका अगर आप उसमें देखेंगे तो क्या करेगा, ये हमेशा जो मौजूदा जो आपके पास जो इंस्ट्रक्शन चल रही होती है उसको उसके बारे में यहाँ से पता चल सकता है हमें, और जिस इंस्ट्रक्शन ने आगे चलना है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसको उसके बारे में भी इसमें यहाँ से इस प्रोग्राम काउंटर से जो है वो हमें पता चल जाता है। काउंटर इसको हम ये कहते हैं कि जो ही ये इंस्ट्रक्शन को कब लेगा तो फिर इसके बाद इसकी काउंटिंग के अंदर एक का इजाफा हो जाता है, और इसका बारे में इसके बाद इसका मतलब ये होगा कि हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर एक का इजाफा हो गया, यानी इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन का जो है वो उसने कंप्लीट कर लिया और एक उसने जो है वो आगे जो होनी है उसको उसने ले लिया हुआ, तो इसको इस वजह से उसके काउंटर में अंदर एक का इजाफा हो जाता है। जिस तरह आपने देखते हैं कि बाज़ औक़ात आपने हम तस्बीह पकड़ी पकड़ी होती है तो उसको हम काउंट कर रहे होते हैं कि 1, 2, 3, 4 इस तरह। तो ये भी चीज़ जो है ये काउंटर जो है ये इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ये उसको ऊपर अमल करवाएगा। अब इसमें अगर उसमें देखेंगे तो ये हमेशा नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको इसने पकड़ा होता है। जो अगली इंस्ट्रक्शन होने वाली होती है उसको ये उसने पकड़ के रखा होता है कि अगली इंस्ट्रक्शन जो है मौजूदा इंस्ट्रक्शन का भी पता चलता है कि कौन-सी इंस्ट्रक्शन पे हम अमल करवा रहे हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में भी इसको ये होल्ड होता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर कंट्रोल द इसके अंदर ये हम जो जो इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस है, किस तरतीब के मुताबिक जो है वो इंस्ट्रक्शन ने चलना है, उसके बारे में हमें ये इसके बारे में जो है वो हमें पता होता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो कंट्रोल द सीक्वेंस इन व्हिच द इंस्ट्रक्शन आर फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी, कि मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन जो होंगी ये उसके सीक्वेंस को ये कंट्रोल करता है कि 1, 2, 3, 4 इस तरह उसकी तरतीब के मुताबिक उसको ये कंट्रोल करेगा। तो ये काउंटर एक है, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और अगली इंस्ट्रक्शन जो है उसके एड्रेस को भी इसने जो है वो होता है कि अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन-सी होगी उसको भी इसने लिया होता है। व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज़ फेच्ड द वैल्यू ऑफ द पीसी इज़ इंक्रीमेंट, तो ये प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू जो है उसके अंदर 1 का इज़ाफ़ा हो जाता है। यानी अगली जब इंस्ट्रक्शन को लेगा तो उसके अंदर 1 का इज़ाफ़ा हो जाएगा। Thus this register always point to the hold the address of the next instruction, कहता है ये हमेशा जो है ये क्या करेगा, पॉइंट्स करेगा, इशारा करेगा, या जो है वो अगली इंस्ट्रक्शन के को इसने पकड़ा होता है। दिस रजिस्टर इज आल्सो नोन एज द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर, इसको आम तौर पर जो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर कहते हैं। बेसिकली इसको सिर्फ याद करने का तरीका ये है कि हमेशा इसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड किया होता है, और ये आम तौर पर ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर ने ये आम तौर पर क्या करेगा, जो है सीक्वेंस ऑफ जो है कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये उसके सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे जो है वो आ जाता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको हम आईआर का नाम दिया था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जिसका नाम से ज़ाहिर है ये वो रजिस्टर है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन को जो है वो जो इस वक्त चल रही है मौजूदा करंटली जो चल रही है, और जो आपके पास जो होगी जो नेक्स्ट आपकी इंस्ट्रक्शन होगी उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। कहता है वंस द इंस्ट्रक्शन इज फिश, जब इंस्ट्रक्शन जो है इसके अंदर आ जाती है, जब आप ये पीसी रजिस्टर ने जब इंस्ट्रक्शन को उसने ले लिया अपने जो है वो अपने
अपनी बॉडी कह लें इसको, उसका अपने जो है वो खाने के अंदर जब उसने ले लिया, तो उसके अंदर उसकी काउंटिंग में तो एक इज़ाफ़ा हो जाता है। अब ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन आती है, इसको स्टोर कहाँ पे करना है? इसको कहाँ पे स्टोर करेंगे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर इसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे वन्स इंस्ट्रक्शन इज़ फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी, इट्स स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो है वो हम स्टोर करेंगे। तो ये समझ लें कि ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ये आम तौर पर जो है वो ज़्यादातर जो है, अगर देखा जाए तो ये भी 16 बिट का होता है, और आपका जो पीसी रजिस्टर होता है ये भी 16 बिट का आम तौर पर ये होता है। ये अगर इसमें देखा जाए तो ये इंस्ट्रक्शन के कोड को ये स्टोर करेगा। इट कंट्रोल द यूनिट टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रजिस्टर, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। और इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उसको ये रीड करता है, उसको डिकोड करता है, और उसके ऊपर जो भी होगा वो ये अमल करवाएगा। अब द जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसके आमतौर पर 2 पार्ट्स होते हैं। ये नेक्स्ट अगर पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर जब जाकर, तो आमतौर पर इंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट होते हैं। एक उसका ऑपरेशनल पार्ट होता है कि हमने करना क्या है, और फिर दूसरा नंबर पे उसका एड्रेस पार्ट होगा कि ये इंस्ट्रक्शन को हमने जो है वो लेना कौन-सा होता है। ये ना कि जब हम पढ़े इसको जाकर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसके अंदर हमने जो है जो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है मेमोरी, तो मेमोरी की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? रैम। तो रैम के बारे में जो जहाँ पे जो भी डाटा आपका मौजूद होगा, वहाँ पे जो भी उसके एड्रेसेस होंगे, ये उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी की सारी एमएआर के अंदर मौजूद होगी। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी वेयर द सीपीयू वांट टू रीड और राइट डाटा। कहते हैं ये उसके एड्रेस को होल्ड करता है जहाँ पे सीपीयू डाटा लेना चाहता है, या डाटा को कैलकुलेशन करने के बाद उसको दोबारा उसको अंदर देना चाहता है। वो ये हमने पढ़ा हुआ है कि रैम जो है ये वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर है। जो भी डाटा आपने जो है वो लेना है, तो वो थ्रू रैम ही आएगा। तो रैम जो है इंटरनेट के ऊपर ये वो जगह जहाँ पे डाटा रीड लिखते हैं, राइट करते हैं, डाटे को रीड करते हैं, डाटे को रीराइट करते हैं, डाटे को इरेज करते हैं, यानी बार-बार लिखते हैं, मिटाते हैं, ये सारा हिस्सा जो है वो आमतौर पर रैम ही कहलाता है। तो रैम जो है ये वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर है। तो यह जो में आ रहा है, ये बेसिकली रैम के जो एड्रेसेस होंगे उनको ये आमतौर पर होल्ड करता है, और उसको ये डाटे को जहाँ पे रीड करना है, जहाँ पे डाटे को राइट करना है, ये सारा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होगी मार्क के अंदर। When CPU want to store some data into the memory or read the data from the memory, it places the address of the required memory location in the bar। तो ये उसके एड्रेस को इसके अंदर जो है वो डाल देता है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है ये मार है, तो ये यहाँ पे ये एड्रेस रजिस्टर इस्तेमाल हुआ, जो कि आपको पता है कि ये यूनी डायरेक्शनल होता है। ये जो डाटा बस होती है ये एमबीआर है ना, मेमोरी बफर रजिस्टर, इसमें डाटा आएगा। तो डाटा जो है वो आपका डाटा बस जो है उसको लेके आती है। ये जो आपका बाई डायरेक्शनल होता है, तो ये डाटा बस जो है ये बेसिकली डाटा को लेके, लिहाजा एमबीआर का ताल्लुक किसके साथ होगा? डाटे के साथ। यानी फर्ज के उसके अंदर जो है वो कंटेंट्स आ जाते हैं, कोई म्यूजिक आ जाएगा, कोई टेक्स्ट फाइल आ जाएगी, कोई दूसरी चीज आ जाएगी, ठीक है? उसका एड्रेस नहीं होगा यहाँ पे उसकी उसके अंदर जो मौजूद है वो सारा इसके अंदर जो है वो आ जाएगा। तो मेमोरी बफर रजिस्टर जो है ये क्या होगा? Hold the contents of the data and or the instruction read from or return to the memory, जिसको आपने डाटे जो मेमोरी से लेनी है या डाटे को मेमोरी को देनी है। It means that that this register is used to store data instruction कमिंग फ्रॉम द मेमोरी या गोइंग टू मेमोरी, यानी मेमोरी से ही इसका तलब होगा। तो आपको ये नजर भी आ रहा है कि मेमोरी में से डाटा आ भी जा रहा है और जा भी रहा है इसके अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ये इसके अंदर ये आएगी। फिर हमने यहाँ पे कहा था आखिरी जो चीज़ हमने जिसकी बात की थी वो पढ़ी थी हमने स्टॉक पॉइंटर की। तो हमने कहा था स्टॉक जो है बेसिकली ये क्या है? डाटे को मैनेज करने के मुख्तलिफ किस्म के, मेमोरी को डाटा को मैनेज करने के जो है मुख्तलिफ किस्म के ये ब्लॉक्स होते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स कह लें उसको। इसके छोटे-छोटे ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर डाटे को अरेंज करते हैं हम, कि ये पहले पहले कौन-सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन-सा आएगा, तीसरे नंबर पे कौन-सा आएगा। जिस तरह ये जो है ये अरेंजमेंट की हुई है 1, 2, 3, 4 ये 5, इस तरीके से ये इसकी अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है। तो ये जो है ये स्टॉक पॉइंटर जो है ये बेसिकली मेमोरी ब्लॉक्स की अरेंजमेंट है, जिसको हम डाटा मैनेजमेंट भी आमतौर पर कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है एक लिहाज से अगर देखा जाए तो। 2 तरह के मैंने बताया था कल आपको कि 2 तरह के स्ट्रक्चर हम आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक आपका जो है वो होता है फीफो, और एक आपका होता है लीफो, और आमतौर पर फीलो भी कहते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन
लास्ट आउट। मतलब प्लेटों पे अगर हम वो एक दूसरे के ऊपर प्लेटें रख दें, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद चौथी ऊपर नीचे रख दें, तो जो पहले प्लेट आएगी वो क्या होगी, वो पहले जाएगी, और जो सबसे पहले आई हुई है वो सबसे आखिर में जाएगी। लेकिन अगर आप नीचे से उठा कर उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा टूटने के खतरे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो आपके पास नॉर्मल तरीके के मुताबिक क्या होगा, इसको हम आम तौर पर कहते हैं जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। और अगर इसको फीलो कह लें तो फर्स्ट इन लास्ट आउट भी इसको कह सकते हैं। फीलो, FILO। तो यहाँ पे फर्स्ट इन लास्ट आउट होगा। तो यही चीज़ जो है ये हमारे पास आम तौर पर जो है वो अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है वो अनडू रीडू कमांड है, जिसको आमतौर पर पुश एंड पॉप भी कहते हैं आमतौर पर। तो ये चीज़ भी हमारी जो है वो यहाँ पे इसमें इस्तेमाल होती है, सर्चिंग में भी इसको इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। तो कहते हैं स्टैक रिप्रेजेंट द सेट ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स, ये मेमोरी ब्लॉक्स को ये शो करते हैं। दिस डाटा इज स्टोर्ड इन एंड रिसीव्ड फ्रॉम द सेट ब्लॉक्स इन ऑर्डर। तो तरतीब के मुताबिक ये चल रही है। हमने कहा था कि फर्स्ट इन लास्ट आउट जो है वो फर्स्ट जो है उसको हमने कहा था फर्स्ट इन लास्ट आउट, जिसको जो है वो हमने कहा था फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो यहाँ पे जो है ये मैंने बस कल मिसाल दी कि पाइप के अंदर अगर बाल डाल दें तो जो पहला बाल आएगा उसको पहले बाहर निकलेगा, तो फिर जो है दूसरा निकलेगा बाहर। तो इस तरीके से इसको कहते हैं जी फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। तो ये चीज़ आप उसमें कह दी। ये मेमोरी ब्लॉक्स की जो है वो डाटा की अरेंजमेंट को हम कहते हैं। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो है वो आमतौर पर स्टॉक को आमतौर पर मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी मिसाल जो है रीडू और अनडू, कल हमने इसकी बात की थी। अच्छा जी, नेक्स्ट आज के जो आज का हमारा टॉपिक था वो था जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर जो है ये आम तौर पर भी इसके अंदर जो है मौजूद होते हैं। ये हमारे पास आप देखें, ये आपको ये नजर आ रहा है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर है। शक्ल इसकी भी ज़ाहिर है वो इस तरह की बॉक्स की शक्ल में होगी। तो ये जनरल तौर पर जनरल पर्पस रजिस्टर जो है अमूमन वो होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीपीयू के अंदर जो है दो पार्ट्स हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, और इसके अलावा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम तो कि उसमें कंट्रोलिंग करनी होती है। तो जो आपके पास जो दूसरे रजिस्टर है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, वहाँ पे आमतौर पर जो है वो कैलकुलेशन वगैरह और कंपैरिजन, उसके अलावा जो है उसमें जो है वो आमतौर पर जो है वो एंड और लॉजिकल काम जो है वो होते हैं। तो ये आपका जो जनरल पर्पस रजिस्टर है ये बुनियादी तौर पर जो है वो एक 2 बाइट का या 4 बाइट का ये हो सकता है, 2 बाइट का या 4 बाइट का रजिस्टर जो है वो हो सकता है। तो इसके अंदर जो आमतौर पर इसकी जो है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी आमतौर पर ये इन रजिस्टर की होती है। तो अगर जनरल पर्पस की हम बात करेंगे, दे आर जो है वो आम तौर पर जो है वो ज़्यादातर जो है वो मोर देन एक से ज़्यादा मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। जनरल है ना, तो जनरल पर्पस के लिए किस तरह क्या होगा, इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए हम इसको इस्तेमाल जो है वो करते हैं। कहते हैं जिसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 देखें अपनी बुक के ऊपर, तो वहाँ पे उसमें क्या है कि सीपीयू आल्सो हैज द सम जनरल पर्पस रजिस्टर। सीपीयू के अंदर कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर भी होते हैं, यानी जिसको हमने कहा कि मुख्तलिफ मकासद के लिए इसको हम आम तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो कहते हैं दीज रजिस्टर आर यूज्ड अलॉन्ग विद द अदर रजिस्टर, दूसरे रजिस्टर के साथ इसको हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जिसके लिए हम ALU का काम जो है वो करेंगे। ठीक है, लिहाजा ये हमने तय कर लिया कि ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर है ये मुख्तलिफ काम करते हैं, और ये जो है वो आमतौर पर ALU के साथ इसका तल्लुक ज़्यादा होता है। कैलकुलेशन का जो काम होगा वो इसके अंदर मौजूद होगा। जो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर आएगी, जो डाटा इसमें कैलकुलेट होगा, वो सारा का सारा जो डाटा कैलकुलेट होने के बाद जो रिजल्ट होगा अनिश्चित तौर पर वो इनके अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो ये चीज़ जो है इसके अंदर ये आ जाएगी। तो ये आम तौर पर इसमें आपने याद रखना है, इनके नामों को याद रखने के लिए आम तौर पर ABCD हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। तो अगर आप देखें ए जो है ये क्या होता है ABCD, और ये आपकी बुक पे भी आपको नजर आ रहा है, ये ABCD आपको नजर आ रहा है, ABCD। ए जो है ये अकोमोडेटर रजिस्टर को, बी जो है ये बेस रजिस्टर को शो करता है, और सी जो है ये काउंट रजिस्टर को शो करता है, और डी जो है ये आपका डाटा रजिस्टर को जो है वो शो करता है। तो ये हम तो जो है वो आप नीचे का देखेंगे तो नीचे जो है H और L है, ये H और L जो है ये हायर लिमिट की शो करता है, और जो है वो आमतौर पर जो है वो जो L है ये लोअर लिमिट को शो करता है। ठीक है, ये जो पहले नंबर पे H है और दूसरे नंबर पे L है। तो ये H वहाँ पे भी शो हो सकता है, आपकी बुक में भी H लिखा हुआ है तो वहाँ पे उसको L कर लें। तो ये L जो है वो इसके अंदर ये होगा, तो लोअर इसकी जो है वो स्टेट होती है। तो मैंने बताया जिस तरह आम तौर पर ये जनरली तौर पर इन रजिस्टर सबका साइज तकरीबन 2-2 होता है, लेकिन इसको अगर अगर हम जो है इसकी अपर लिमिट और जो है वो लोअर लिमिट पे कर दें इसको, तो ये आम तौर पर जो है वो तकरीबन ये 4 का बन जाता है, 2 का अपर और 2 का लोअर बन जाता है इस तरीके से।
फिर इसके अंदर अगर आप इसमें देखेंगे, कहते हैं दीज रजिस्टर आल्सो यूज्ड फॉर द डाटा मूवमेंट के लिए, पर्पस के लिए इनसाइड द सिस्टम, कंप्यूटर का जो डाटा मूवमेंट होगी उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये रजिस्टर जो है आमतौर पर ई, अब देखिए सबके साथ हमने ई लगा दिया शुरू के अंदर, ई ए एक्स है, और सब आखिर में क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। इनके नाम याद रखने का देखिए तरीका क्या क्या होगा। ए बी सी डी आपको आती होगी, ठीक है। तो आप उसके पहले जो है वो क्या लगा दें, आप सबके साथ ई लगा दें, ठीक है। ई का ऑप्शन किसको शो करते हैं, एक्सटेंडेड को शो करते हैं। जब इसके अंदर जिसके साइज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए तो फिर ये एक्सटेंडेड को शो करता है। तो यहाँ पे ई ए एक्स है, ई बी एक्स है, ई सी एक्स है, ई डी एक्स है। ये 3-4 रजिस्टर जो है ये जनरल पर्पज बेसिकली रजिस्टर है, जो कि जनरल पर्पज रजिस्टर जो है वो आमतौर पर होते हैं। तो आप देखिए सबके आखिर में एक्स लगा हुआ है और सबके शुरू के अंदर ई लगा हुआ है, और दरमियान में क्या है, ए बी सी डी। तो ये आसानी के साथ ये आप याद रख सकते हैं इनके रजिस्टरों के नाम। सबके आखिर में जो है एक्स है, और सबके शुरू के अंदर ई है एक्सटेंडेड को, और दरमियान में क्या है, ए बी सी डी। ये 4 रजिस्टर आपको आसानी के साथ याद होंगे। और इनके साथ जो है अगर हम जो है वो एच भी लगा रहे हैं और एल भी लगा रहे हैं, तो ये समझ लें कि उसके एक्सटेंडेड बन गए। जिस तरह अगर आप देख रहे हैं तो इसमें इसने कहा कि ये दीज रजिस्टर आर कॉल्ड, ई ए एक्स है, ई बी एक्स है, ई सी एक्स है और ई डी एक्स है। सबके पहले ई लगा हुआ है और सबके आखिर में क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, दरमियान में क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। The E register of these type divided into higher and lower bit byte called AH, AL, AB, ठीक है। ए ये जो ए एच है ये हायर लिमिट होगी, ए एल है ये लोअर लिमिट होगी, बी एच है ये सबके साथ बी, ये हायर लोअर लगाएंगे तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट बन जाएगी। जैसे हमने बताया अपर लिमिट जो अभी 2 की होती है और लोअर लोअर भी इसकी 2 की होती है आमतौर पर, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी के साथ इसके नाम भी याद रख सकते हैं। तो अगर उनको कभी वो इम्तिहान में शॉर्ट क्वेश्चन में इसके कोई नाम पूछ ले तो बड़े जब इसमें आपने देखा सबके आखिर में हमने क्या लगाया हुआ है, एक्स लगाया हुआ है, और सबके शुरू के अंदर ई लगाया हुआ है। ये ई जो है एक्सटेंडेड को शो करता है। तो अगर इसको अपर और लोअर लिमिट को शो करना हो तो हमने क्या, सबके साथ ए लगा दें, सबके साथ एल एच लगा दें और एल लगा दें, बी के साथ एच लगा दें, एल लगा दें, सी के साथ एच लगा दें, एल लगा दें, डी के साथ एच लगा दें और एल लगा दें। तो ये इस तरीके से इसकी अपर और लोअर लिमिट चाहिए मान जाती है। अकोमोलेटर, अकोमोलेटर जिसका नाम से अकोमोलेट, यानी किसका मतलब है कि कैलकुलेट करना, रिजल्ट देना। तो ये वो रजिस्टर होगा जो ज्यादातर जो है वो रिजल्ट को शो करेगा, यानी जो भी कैलकुलेशन हमारी होगी उसके रिजल्ट को शो करना हो तो ये आमतौर पर अकोमोलेटर शो क्या करता है, यानी प्रोसेसर रजिस्टर भी इसको कहते हैं। इसको आमतौर पर अकोमोलेटर रजिस्टर को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर रजिस्टर भी इसको कहते हैं। और आमतौर पर ये रिजल्ट को होल्ड करेगा, रिजल्ट को देगा, जो भी कैलकुलेशन होगी उसके रिजल्ट को ये देगा। ये अकोमोलेटर रजिस्टर होता है और आमतौर पर ये भी 16 बिट का ज्यादातर होता है ये वाला, ठीक है। ये 16 बिट का ज्यादातर ये रजिस्टर जो है वो होता है, ये अकोमोलेटर रजिस्टर। कैटेगोरी रजिस्टर जिसको AX कहते हैं, इट इज यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड अदर डाटा ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होगा। और ये आमतौर पर 16 बिट का होता है और ये जो है वो आमतौर पर कैलकुलेशन के रिजल्ट को शो करेगा। आगे इसके आगे लिख लें कि रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन, के रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन को ये चीज है वो शो करता है इसको, ठीक है, ये वाला। उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर क्या है, यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेसेस ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। ये उसके जो भी मेन मेमोरी रैम के जो एड्रेसेस होंगे उसको ये स्टोर करेगा। और प्रोग्राम और अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट ऑपरेशन, इसके अलावा इसके अंदर डाटा के जो आमतौर पर जो ऑपरेशन जो होते हैं उसके उसको उसको भी ये जो है वो आमतौर पर इसके रिजल्ट को भी ये स्टोर करता है। काउंटर जिसका नाम से काउंटिंग, कहते हैं यूज टू काउंटिंग द पर्पस, काउंटिंग पर्पस के लिए होगा। और एक्ट एज द काउंटर फॉर द लूपिंग। लूपिंग क्या होता है, जब आपने जब लगातार कोई चीज चलानी हो, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह ये वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप चलानी हो तो ये आमतौर पर काउंटर रजिस्टर जो है ये करता है इसको। फिर डाटा रजिस्टर जिसका है, ये डाटा रजिस्टर भी आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये भी 16 बिट का आमतौर पर होता है। और वहाँ पे आमतौर पर ओपीरेंड जो है वो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू को बदल देते हैं हम, वो आमतौर पर इसके अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। और ओपीरेंड को हम स्टोर करेंगे यहाँ पे डी आर के डाटा रजिस्टर के अंदर। वो आमतौर पर जो है डी आर रजिस्टर जिसको कहते हैं, ये डाटा रजिस्टर एक्स एक्स जो है ये एक्सटेंडेड को शो कर रहा है यहाँ पे, यानी जिसके अंदर जो है वो इजाफा कर दिए जाएंगे।
तो बहरहाल ये जो डाटा रजिस्टर होता है ये भी आमतौर पर 16 बिट का होगा डाटा रजिस्टर, और ये जो है ये आमतौर पर जो है वो अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे ओपिरांड जो है, जो कि आपके वेरिएबल्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन करने वाले, यानी ऐसे जो है वो चीज़ें जिसकी वैल्यू को बदल दें हम, उसको ये स्टोर करता है आमतौर पर, ये जो आपका डाटा रजिस्टर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये इस तरह मैंने बताया कि इसके नाम याद रखने का जो है बड़ा आसान होगा। तो बाकी थोड़ा अगर कभी कोई पूछ ले कि भाई व्हाट इज़ द अकोमोडेटेड रजिस्टर, तो बताना है कि यहाँ पे ये जो अकोमोडेटेड रजिस्टर है इट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर, और जनरल पर्पस रजिस्टर जो है ये क्या होगा, ये जो है वो अगर देखा जाए तो ये आमतौर पर कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होगा उसको ये आमतौर पर अकोमोडेटेड रजिस्टर जो है ये स्टोर करता है। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो प्रोसेसिंग का रिजल्ट होता है, कैलकुलेशन का रिजल्ट होता है, ये जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं जो कि कैलकुलेशन होने के बाद के जो एएल जो अरिथमेटिकल पोर्शन जो है कैलकुलेट होने के बाद देगा, वो वक्ती तौर पर इसको हम यहाँ पे देखें। ये सारे के सारे जितने भी रजिस्टर हैं ना, ये टेम्परेरी रजिस्टर हैं। यहाँ पे डाटा आपका जो है वो टेम्परेरी तौर पर जो इसमें आएगा। अब ये जो डाटा जब टेम्परेरी तौर पर इसमें आएगा तो इसमें इसका कि ये सारे रजिस्टर जो हैं वो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसमें मुस्तकिल तौर पे कोई चीज़ बाकी नहीं पड़ी रहती। जो ही कंप्यूटर को हम बंद करेंगे सारा का ये खाली हो जाएगा, जितना भी है सारा वॉश हो जाएगा, जितना भी रैम के अंदर कंटेंट भी वॉश हो जाएंगे, और ये जो ये भी रजिस्टर भी हैं ये भी सारे के सारे जो है वो वॉश हो जाएंगे। लिहाजा इन रजिस्टरों को अगर कहा जाए कि ये जो है इसमें ये इनको हम वोलाटाइल करेंगे तो जो है मुनासिब होगा। वोलाटाइल क्या होता है? कच्चा, यानी जिसके अंदर डाटा जो है टेम्परेरी तौर पर इसमें मौजूद होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। इसके अंदर जो है वो सेगमेंट रजिस्टर इसको हम आमतौर पर कहते हैं, जिसको आमतौर पर हम एड्रेस रजिस्टर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये सेगमेंट रजिस्टर जो होते हैं इनको हम एड्रेस रजिस्टर भी कहते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में ज़्यादातर जो है वो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ जो है वो सेगमेंट रजिस्टर। ब्लॉक ऑफ द मेमोरी, आप बुक में क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कहता है ब्लॉक ऑफ द मेमोरी इज कॉल्ड सेगमेंट, यानी कंप्यूटर का जो मेमोरी के अंदर छोटा सा ब्लॉक जो होगा उसको क्या कहेंगे? सेगमेंट, पार्ट, हिस्सा उसका। जिस तरह ये अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्लॉक है, तो ये एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट है, चौथा है, ये सारे के सारे सेगमेंट्स कहलाएंगे। तो ये हमने कहा कि मेमोरी का जो छोटा सा हिस्सा होगा उसको हम आमतौर पर क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ब्लॉक ऑफ मेमोरी। सेगमेंट रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। तो ये जो सेगमेंट रजिस्टर होगा ये इन ब्लॉक्स के जो भी एड्रेस होगा कि ये चीज़ कहाँ पे है। मेमोरी के अंदर आपको पता है डिफरेंट सेल्स होते हैं, और 8-8 के सेल को हमने एक-एक ब्लॉक बनाया होता है। उन ब्लॉक्स के बारे में बताया था कि उसके एड्रेसेस होते हैं। हर ब्लॉक का एक अपना एड्रेस होगा, ये हमने पढ़ा था जब हमने मेमोरी की बात की थी। तो हमने कहा था कि हर ब्लॉक का एक अपना एड्रेस होगा। अब उस एड्रेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास है? सेगमेंट रजिस्टर के पास, कि फलां ब्लॉक का क्या एड्रेस है, फलां ब्लॉक का क्या एड्रेस है, फलां ब्लॉक का क्या एड्रेस है। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है किसके पास होगी है? सेगमेंट रजिस्टर। फर्ज करें सीपीयू ने जो है किसी जगह से जो है वो कोई डाटा लेना है, तो वो फौरन जो है वो सेगमेंट रजिस्टर के साथ रब्ता करेगा, और सेगमेंट रजिस्टर फौरन उसको रैम की उस लोकेशन तक पहुंचा देगा जहाँ पे वो डाटा पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर देखेंगे तो कहता है दीज रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द बेस लोकेशन फॉर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डाटा एंड स्टैक। कहते हैं ये आमतौर पर जो है उसकी लोकेशन को, यानी जो स्टोर द बेस लोकेशन फॉर द प्रोग्राम, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की जो है लोकेशन है वो, डाटे की लोकेशन है वो, और मेमोरी ब्लॉक्स जो होते हैं वो स्टैक जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे जो उसको स्टैक मैनेजमेंट जिसको कहते हैं उसको बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सेगमेंट रजिस्टर इज आल्सो नोन एज द एड्रेस रजिस्टर। इसको आमतौर पर हम क्या कहते हैं? एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। तो एड्रेस रजिस्टर अगर आपके पास आ जाए, या इसके अलावा जो है वो मेमोरी एड्रेस जिसको हम आमतौर पर कहते हैं एड्रेस रजिस्टर, तो ये जो है ये आमतौर पर एड्रेस को स्टोर करते हैं। अगर आप देखिए देयर आर द फोर जो है वो सेगमेंट रजिस्टर नेम्ड एज CS, DS, ES और SS। ये देखिए अब सबके साथ आखिर में क्या लिखा हुआ है? S, सेगमेंट को शो करेगा, और पहले C, D, E और आगे जो है वो S है। कहते हैं ये इनका हर एक साइज जो है वो 2 बाइट होता है। दीज रजिस्टर आर यूज्ड इन कंजक्शन विद द जो है वो आइदर जो है वो IP रजिस्टर, और तो ये कहते हैं ये अकेले इस्तेमाल नहीं होते, इनको दूसरे रजिस्टर के साथ मिलकर हम इस्तेमाल करते हैं। जिसके अंदर जब जब जगह पे, पर इतना याद कर ले, इतना काफ़ी है इसके अंदर, क्योंकि ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर जो है वो ये फॉलो है, जिसके अंदर जब बाज़ औक़ात आपको इम्तिहान में सवाल आ जाएगा इसके अंदर कि व्हाट इज़ CS होगा और व्हाट इज़ द DS। इस तरह का भी एक दो एग्ज़ाम के अंदर ये भी आया हुआ है कि CS क्या आता है, जिसको कोड सेगमेंट कहते हैं। DS बाज़ औक़ात आपको आ जाता है। तो ये जो आम तौर पर CS जो है ये
कोड सेगमेंट करते हैं। अब देखिए सबके आखिर में एस लगा हुआ है, सी डी ई, और उसके बाद हमें जो है वो एस सबके साथ लिए लगा हुआ है। कहते इट होल्ड द बेस लोकेशन ऑफ द ऑल द एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, जो ये जो है जो सारी जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन चलानी है उसके बारे उसके हिसाब को ये कंट्रोल करेगा। और इट यूज टू अलॉन्ग विद द आईपी रजिस्टर, उसको आईपी रजिस्टर हमने पहले कहा कि ये अकेले इस्तेमाल नहीं होते, इनके साथ दूसरे रजिस्टर भी अटैच होते हैं। फिर उसके बाद डीएस है, डाटा सेगमेंट रजिस्टर, इट इज यूज्ड टू स्टोर द बेस लोकेशन ऑफ द मेमोरी वेरिएबल। तो ये जो है वो आमतौर पर ये सब चुके एड्रेस को स्टोर करेंगे और ये बेस लोकेशन लोकेशन को ये शो करेंगे, और उसकी जो है वो आमतौर पर मेमोरी वेरिएबल को ये शो करते हैं, ठीक है, डाटा सेगमेंट को। इट इज यूज्ड अलोंग विद द डीआई और एसआई रजिस्टर जो है टू रेफर द डाटा इन द मेमोरी। ईएस है, एक्स्ट्रा सेगमेंट है, इसके अंदर आ जाता है इसमें। इट इज यूज्ड टू द एडिशनल यूज लोकेशन फॉर द मेमोरी वेरिएशन। और एसएस जो है ये स्टैक सेगमेंट है। बहरहाल इसको कोशिश करें जितना भी है इनको रटा लगा के इसको क्लियर करने की। जो जनरल पर्पज है वो तो बड़ा आसान है, उसके अंदर ए बी सी डी आपने ये करना है, सबके आखिर में एक्स लगा दें और सबके शुरू के अंदर ई लगा दें, तो ये सारे के सारे आपके जनरल पर्पज हो जाएंगे। और ये जो आपके सेगमेंट रजिस्टर है इनको हम आमतौर पर एड्रेस रजिस्टर भी कहते हैं, और इन सब के आखिर में जो एस लगा हुआ है पहले जो है वो आपके पास आ जाएगा, बी ए बी को छोड़ दें, सी डी ई, ये जो है वो आपके पास ये 3 रजिस्टर ये हो गए, और आगे एक जो है वो एस एस जो है रजिस्टर जो है ये होंगे। तो मैंने बताया कि इसके अंदर जो है वो आमतौर पर ये सी एस और डी एस को ज़रा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक दफ़ा एग्जाम में आया हुआ था, तो पॉसिबल है कि ये भी आपको आ सकता है इसके अंदर ध्यान के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कुछ सवाल हैं जिसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें आपको हो सकती है याद शायद करने में, लिहाजा जिसको जो है वो आगे आप नहीं आज इंस्ट्रक्शन सेट को नहीं छेड़े, फिलहाल इसी को आप जो है वो जरा कर लीजिएगा। ये कल वाला आज वाला लेक्चर भी और कल वाला लेक्चर भी इसको दोबारा से बार बार सुने, ताकि ये आपके जहन में वो चीज़ें रह जाएं। तो मैंने बताया कि सीपीयू रजिस्टर का ये जो जनरल पर्पज रजिस्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी लॉन्ग सवाल भी आपको ये आता है। और बाकी ये वाला जो जनरल पर्पज रजिस्टर है ये वाला, और इसके अलावा ये जो एड्रेस रजिस्टर जिसको सेगमेंट रजिस्टर भी इसको कहते हैं, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको जरा 2 दिन दफा लेक्चर को सुनेंगे ना, तो फिर आपको ये बड़ी आसानी के साथ जो है उसको याद हो जाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है इमूमन सर जो ये है जब क्लास स्टार्ट होगी तो फिर रिपीट होगा ये वाला, या आगे से पढ़ेंगे हम? नहीं वो उसमें ये होगा कि ये तो अब उसके बाद 4 चैप्टर आपके प्रैक्टिकल रह गए हैं, यानी विंडो का होगा, वर्ड का, एक्सेल का, और उसमें जो है वो ये होगा। तो दोबारा इसको रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह हम वहाँ पे। तो लेकिन ये है कि इसको अगर आप याद करना कोई मुश्किल आ रही है, समझ आ रही है इसकी? हम्म। थोड़ी बहुत आ जाती है सर। नहीं मतलब ये इसमें देखें ना, नाम सिंपल प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, आई आर रजिस्टर है, एम ए आर है, तो ये इस नाम को ही नाम ही शो कर रहे हैं कि वो हैं क्या। मतलब जो प्रोग्राम काउंटर काउंटर करेगा वो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा। एम ए आर जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है ये एड्रेस को शो करे स्टोर करेगा। और मेमोरी बफर एम बी आर ये डाटा को स्टोर करेगा। अब जो आज हमने पढ़ा ये जो है आपके पास जो जनरल पर्पज थे उसके अंदर आपने मैंने बताया कि ए बी सी डी आपको पता है, ठीक है। सबके शुरू के अंदर अगर आप ई लगा दें, उसके साथ आखिर में एक्स, सबके आखिर में एक्स लगा हुआ है, और सबके शुरू के अंदर ई लगा हुआ है, तो ये सारे के सारे रजिस्टरों के नाम बन जाते हैं। तो उमर बाज़ औक़ात आप इम्तिहान के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाई इनके नाम बताएं, क्या नाम है इनके जनरल पर्पज रजिस्टर के। तो ये तो हमने तय कर लिया कि जनरल पर्पज रजिस्टर जो है ये कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा, और ALU इसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ये जितनी भी कैलकुलेशन होगी ये उसके अंदर ये चीज़ उसने करनी है। अब ये 4-5 जो है रजिस्टरों के नाम हो जाते हैं। ई जो है ये एक्सटेंड को शो करता है, और हमेशा ये सारे रजिस्टर जो है ये 2-2 बाइट के 2-2 बाइट के होते हैं, और अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये 4 के हो जाएँगे। ये इसकी अपर लिमिट भी होती है और लोअर लिमिट भी होती है। तो ये चीज़ जो है वो इसके अंदर हमने जो है वो देखा है। तो बाकी जो है वो मैंने बताया कि इसको कोशिश करें कि ये जो 2 ये मैंने जिस तरह मैंने कल भी बताया था आपको कि ये जो है ना 14 से शुरू कर लें, कि 14 से लेकर तकरीबन 20 तक जो है ना, इनको कोशिश करनी है जिस तरह भी हो सके इनको याद करने, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आते हैं, लेकिन ये थोड़ा से आम स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो अब 2-3 दफ़ा इसको ज़रा रिवाइज़ कर लिया करें इसको। इसी वजह से मैंने कहा ना, ये आज का लेक्चर भी, कल का लेक्चर भी इसको ज़रा 2-3 दफ़ा सुन लें, ताकि वो ज़हन के अंदर आपके बहुत चीज़ें वो रह जाएँ, ठीक है। तो कल फिर इसको दोबारा से हम इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको भी दोबारा टच कर लेंगे, और साथ में आगे पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट क्या होती हैं, और साथ में जो है वो इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट दोनों सवाल हैं इसके अंदर। ये इंस्ट्रक्शन सेट का सवाल तो इतना शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा ज़्यादातर,
लॉन्ग भी वैसे आ सकता है, लेकिन ये अगला जो कोड इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट है ये बड़ी दफ़ा इसके अंदर आता था, 1/4 फॉर्मेट है, दूसरा है। तो 12 ये चैप्टर हो चुके है ही बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में फिर क्या किया जा सकता है इसके अंदर, इसको कोशिश करें जितना भी हो सके इसको याद छत करने की। ठीक है, कल इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट इसको दोबारा देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।